हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ के बारे में, यानी कि एलआईसी का आईपीओ, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है। लोग इसके बारे में ट्रेंड भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि एलआईसी का आईपीओ इतना ज़्यादा मार्केट में बूम पकड़ रहा है। सबको इंतजार था कि मार्केट में एलआईसी का आईपीओ कब आएगा कब आएगा, और काफ़ी दिनों से इसकी डेट्स भी पोस्टपोन होती जा रही थी। पहले तो इसकी डेट थी कि 2021-22 में आ जाएगा। 2021 से 22 के बीच में अनुमान लगाया जा रहा था कि मार्केट में ये आईपीओ हो सकता है लिस्ट हो जाए, लेकिन कुछ रेगुलेटरीज की वजह से, कुछ कंप्लाइंसेस की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया। और अब फाइनली 2022-23 2022-23 के स्टार्टिंग में, यानी कि मई के स्टार्टिंग में इसकी आईपीओ की बिडिंग स्टार्ट होने वाली है। और साथ ही में इसकी सारी डेट्स, रेट्स, सब कुछ इन्होंने अनाउंस कर दिया है। प्लस लास्ट मंडे को ही इन लोगों ने अपना आरएचपी सेबी के अंदर फाइल भी कर दिया है। तो अब 100% कंफर्मेशन है कि आईपीओ आने वाला है और उसकी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो अब जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे आईपीओ के अंदर में, एलआईसी के आईपीओ को काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, उनका इंतजार कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके लिए जो लोग वेट कर रहे थे कि हाँ हमें इसके अंदर अप्लाई करना है, इसके अंदर अलॉटमेंट चाहिए हमें, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि अलॉटमेंट किस बेसिस पे मिलेगा, प्लस क्या डिस्काउंट रहने वाले हैं, कितने परसेंट तक का डिस्काउंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, रिटेल्स के लिए है, पॉलिसी होल्डर्स के भी डिस्काउंट्स की बात करी गई थी। तो वो डिस्काउंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर में पैसा लगाने पे कितना फायदा होगा और कितने लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए आपको कितने तक का परसेंटेज तक का आपके रिटर्न्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स इसके अंदर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं एलआईसी की सारी डिटेल्स के बारे में और जानेंगे कि इसके अंदर कितने परसेंट तक के आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में एलआईसी के बारे में बहुत दिनों से न्यूज़ चल रही थी कि मार्केट में एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो आ भी गया। अब उसके बारे में बात करते हैं कि एलआईसी एक्चुअल में है क्या। मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसको एलआईसी के बारे में नॉलेज नहीं होगी। एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी, यानी कि जो मार्केट में सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है, उसका आईपीओ मार्केट में अब लिस्ट होने की तैयारी में आ चुका है। और इसके बारे में बात करते हैं, इट हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ द शेयर ऑफ अबव 66.2%। लेकिन ये जो फिगर है आपको दिख तो अच्छी रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें लास्ट के 3 ईयर्स की, तो लास्ट के 3 ईयर्स के अंदर इसकी ये फिगर पहले 72% की होल्डिंग रहती थी, जो कि लगभग घटकर 66% के आसपास में आ चुकी है। यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है, एलआईसी की शेयर होल्डिंग, इंश्योरेंस की मार्केट में पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस होती ही नजर आई है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एलआईसी की तरफ सब कुछ फेवरेबल ही है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स जो होने वाले हैं हमारे पास में, उसके बारे में भी हम लोग पूरी तरह डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी कि मार्केट में एलआईसी का आईपीओ इतना ज़्यादा बूम क्यों है। ठीक है, तो मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या है, इसका जो होल्डिंग है इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर में 66.2% तक है। लेकिन लास्ट ईयर जैसे मैं बताया कि पिछले 3 साल के अंदर 72% से अबव था, जो कि घटकर इस बार में 66 तक आ चुका है। यानी कि लगभग 7 से 8% तक की गिरावट इनकी इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर आई है। ये गिरावट किस वजह से आई है, क्योंकि मार्केट में प्राइवेट जो कंपनीज हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर मार्केट में कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। कंपटीशन की वजह से मार्केट में एलआईसी की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी रिड्यूस होती नजर आती है। द कंपनी ऑफर्स पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड एन्युटी पेंशन प्रोडक्ट्स। तो मार्केट में दोनों तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जो कि पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं। बात करें कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी जो है 2048 ब्रांच ऑपरेट्स करती है पूरे ऑल ओवर द इंडिया। यानी कि 2000 सबसे बड़ा ब्रांचेस का सेगमेंट जो है एलआईसी का है पूरे ऑल ओवर द इंडिया इंश्योरेंस के मामले में। एंड 113 डिविजनल ऑफिस प्लस 1554 सैटेलाइट ऑफिसेस। यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं ऑफलाइन के साथ साथ में ऑनलाइन पे भी मार्केट में काम करती हुई नजर आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये कंपनी अब इंश्योरेंस सेक्टर को ऑनलाइन भी लेके आती है। हाँ, इसके मतलब थोड़ा सा रीजन ये भी है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनकी होती है, ऑनलाइन जो इनका प्रीमियम्स इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा अभी इतना एडवांस लेवल पे नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। ज़्यादा तक इनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो इंडिविजुअल एजेंट्स ही कहीं ना कहीं बेचते हुए नजर आते हैं। हम सब जानते हैं कि आप अगर जाते हैं पॉलिसी बाजार पे, या फिर जो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स चल रही हैं जहाँ से आप लोग इंश्योरेंस
खरीद सकते हैं, जहाँ से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, वहाँ पे अभी भी एलआईसी का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं होता हुआ नज़र आता है। कहीं न कहीं उसकी वजह से ऑनलाइन के ऊपर इसका थोड़ा-सा इम्पैक्ट हमें देखते हुए नज़र आता है। बात करें अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरह से काम करती नज़र आती है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में, कंपनी किस तरह से बिज़नेस मॉडल ऑपरेट करती है, कंपनी किस तरह से काम करती है, एलआईसी की कंपनी मार्केट में किस तरह की पॉलिसीज़ मार्केट में बेचती नज़र आती है। तो देखिए सबसे बड़ी फैक्ट क्या है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एलआईसी इज़ अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस बेचती नज़र आती है। देखिए हम लोग कई बार जानते हैं कि मार्केट में सिर्फ इंश्योरेंस के पर्पज़ के लिए एलआईसी के अंदर पैसा नहीं लगाया जाता। मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर हैं, वो भी इसके अंदर पैसा लगाते हैं। लोग कई बार पेंशन प्लान्स इसके अंदर बाय करते हैं। कुछ लोग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं कि मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया, तो इसका हम चाहते हैं कि लास्ट के 30 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद में हमें एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट भी मिल जाए। तो सिर्फ इंश्योरेंस के भरोसे पे काम नहीं कर रही कंपनी, कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट भी करती है, प्लस आप लोगों को गारंटीड प्लान भी देती है। दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट विद गारंटीड रिटर्न। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैच्योरिटी टाइम पे ये एक फिक्स प्लान दे देते हैं कि आप लोग अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं एलआईसी के बारे में, तो एलआईसी में आपको एक तो होता है जो सम एश्योर्ड मिलता है, यानी कि अगर इन केस डिसीज़ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे भी पैसा मिलता है। प्लस अगर ऐसा नहीं होता है कि डिसीज़ नहीं होता है, डेथ नहीं होती है, तो उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा सारा डूब जाता है। पैसा कहीं न कहीं आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो भी एक लमसम अमाउंट मिलता है आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। तो ये होता है गारंटीड रिटर्न, जो कि एलआईसी कहीं न कहीं कंपनी मार्केट में देती हुई नज़र आती है। प्लस 13.5 लाख एजेंट्स, सबसे ज़्यादा इनके एजेंट्स मार्केट में नज़र आते हैं। 13.5 लाख एजेंट्स हैं जो कि कंपनी को एक तरह से पूरा का पूरा ऑपरेट करते हैं। हम सब जानते हैं कि एलआईसी की जो पॉलिसीज़ बिकती हैं, मार्केट में जो एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, वो ज़्यादातर लोग एलआईसी एजेंट्स के थ्रू ही लेते हैं। तो इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मार्केट में बिज़नेस को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर में। एलआईसी हैज़ अ हाई ट्रस्ट इन द पब्लिक फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज़ वेल एज़ द इन्वेस्टमेंट डन विद द एलआईसी इज द सिनोनिम्स ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। सबको पता है कि एलआईसी के ऊपर ट्रस्ट सबका है, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। किसी भी तरह का अभी तक किसी ने फ्रॉड वगैरह किसी के नाम में नहीं आया है। तो कंपनी के ऊपर पब्लिक का जो फेथ है वो बहुत बरकरार है अभी तक। प्लस साथ ही साथ में बात करें तो हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही कोई बात करता है इंश्योरेंस के बारे में, तो उसके मुंह से पहले ही जो वर्डिंग निकलती है वो एलआईसी ही निकलती है। हम लोग किसी भी कंपनी का प्लान ले लें, हम लोग बजाज का ले लें, एसबीआई का ले लें, या फिर आप आईसीआईसीआई इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि हम एलआईसी लेने जा रहे हैं। तो एक इंश्योरेंस का इन्होंने सिनोनिम बना दिया है एलआईसी को। लोग एलआईसी को ही मानते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब एलआईसी। ये मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रांड का काम करता है, जो कि इन लोगों ने डेवलप कर पाया आज तक। साथ ही बात करें, एलआईसी मैनेज एसेट्स ऑफ 39 लाख करोड़। 39 लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट भी करती है कंपनी। प्लस 4% stocks. They own 4% all listed stocks and more government bonds than the RBI। समझ सकते हैं कि आप RBI के पास इतने गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं है जितने कि LIC ने इन्वेस्ट कर रखे, जितने गवर्नमेंट बॉन्ड LIC के पास में इस टाइम पे अभी तक है। तो हाई मैनेजमेंट कंपनी प्लस असेट मैनेजमेंट कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी मार्केट में नजर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। नाम ही बहुत है, एलआईसी का नाम सबको पता है। रूरल एरिया में चले जाइए, अर्बन एरिया में चले जाइए, हाई क्लास लो क्लास सबके पास में एलआईसी की पॉलिसी बहुत आजकल चलती है। लोग फेथ करते हैं एलआईसी के नाम पे ही। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट्स हैं। ये इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि कंपनी को एक बहुत बड़ा नाम दिखाते हैं हमारे साथ में। अब साथ ही में डालते हैं कंपनी के पास में जो की चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इनका शेयर पैटर्न जो है वो गिर रहा है। 72 से मैंने आपको बताया 72 से 66% तक आ चुकी है कंपनी। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर भी डाल लेते हैं, क्योंकि प्लस पॉइंट तो सब गिनाते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर भी डालना जरूरी है कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एलआईसी थोड़ा सा बैक साइड में होते हुए नजर आती है। ऐसे कौन से हमारे पास में एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि कंपनी थोड़ा सा बैकफुट पे खेलती हुई नजर आ रही है। देखिए मार्केट में की चैलेंजेस जो है इसके पास में, सबसे बड़ी बात क्या है, एलआईसी हैज ए पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ। कंपनी मार्केट में कोई भी तरह के नए पॉलिसी लेके नहीं आती है। मार्केट में ऐसा है कि पुरानी पॉलिसीज पे ही चलती जा रही है और कोई नई पॉलिसी ग्रोथ लेके नहीं आती। एज दे कंटिन्यू लूजिंग शेयर्स टू प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात बताई थी कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद एलआईसी का थोड़ा सा जो शेयर था, जो मार्केट में होल्ड था, वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आया है। द मार्जिन इन द इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज वेरी लो।
इनके जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर मार्जिन थोड़ा सा कम होता है कि कंपनी क्योंकि पूरी तरह से प्योर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर जो पैसा आता है ये नहीं कि आपका सारा प्रीमियम हो गया। बाकी कंपनी कैसे प्ले करती है, जो बजाज है या फिर आईसीआईसी बैंक कंपनी है जो इंश्योरेंस देती हैं वो प्योरली प्रीमियम लेती हैं। उसमें क्या होता है, मार्केट में अगर आपसे प्रीमियम लिया गया है तो आप जो पॉलिसी होल्डर होता है उस पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद में ही उसको कहीं ना कहीं पैसा मिलता हुआ नजर आता है, यानी कि उसको मिलेगा या फिर उसके रिलेटिव्स को मिलेगा। अगर उसकी बीमारी आती है तो देते हैं, पैरालाइज हो जाए या फिर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है, तो उस टाइम पे उनका प्रीमियम का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है वो उनको बेनिफिट के तौर पर नजर आता है। लेकिन LIC ऐसा नहीं करती, LIC इंश्योरेंस के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट देती है, यानी कि अगर इन केस उसको कुछ भी नहीं होता, पॉलिसी होल्डर ने जो पॉलिसी बाय करी है और वो एकदम फिट रहता है प्लस वो एकदम नेचुरल डेथ पे जाता है, तो एक सर्टेन अमाउंट जो आपको पहले से बताया गया है कि आपको इतना मैच्योरिटी में मिलेगा, वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद, फिक्स्ड टाइम जो होता है इसमें मेंशन कर दिया था कि 20 ईयर्स या 30 ईयर्स, इसके बाद में आपको इतना एक सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे कंपनी काम करती है। तो इसमें जो मार्जिन होते हैं वो प्योर आपके मार्जिन नहीं होते, क्योंकि आपने अगर 5,000 रुपये के नाम पे प्रीमियम लिया है किसी से क्वार्टरली बेसिस पे, LIC अगर 5,000 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे लेती है तो ये 5,000 रुपये पूरा इनका रेवेन्यू नहीं है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी काम करती है वो 5,000 रुपये पूरा एक तरह से इनका रेवेन्यू बन जाता है। रीजन भी क्योंकि इनको तभी पैसा देना होता है जब मार्केट में पॉलिसी होल्डर के हाथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तभी उनको पैसा देना होता है, अदरवाइज वो पैसा नहीं जाता उनके पास में। तो ऐसे केसेस में सारा 5,000 रुपये जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो मार्केट में एज ए प्रीमियम यानी कि उनका रेवेन्यू माना जाता है। लेकिन LIC इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, तो ये 5,000 रुपये में से कुछ सर्टेन अमाउंट उनको एज ए इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टाइम ये पैसा उनको वापस पॉलिसी होल्डर को देना पड़ता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू पे थोड़ा सा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। It is very difficult to value LIC as the business model is unlike any other company, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको बताया क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है जो कि सम एश्योर्ड देती है, प्लस साथ में एक आपको मैच्योरिटी प्लान पे भी फिक्स अमाउंट देती है। तो इनका बिजनेस मॉडल जो है थोड़ा सा हमें जो प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं इंश्योरेंस के मामले में, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आता है। LIC कलेक्ट्स मनी अपफ्रंट एंड देन प्रॉमिसेस टू कंपनसेट पॉलिसी होल्डर एट अ लेटर स्टेज। देखिए सबको पता है पॉलिसी होल्डर से पैसा लिया जाता है और बाद में उनसे ये भी कहा था कि आपको जो भी अगर नुकसान होगा, आपकी डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, या फिर उस टाइम पे सम एश्योर्ड अमाउंट जो भी होगा वो हम आपको लास्ट में लेटर पे करेंगे। द प्रीमियम्स दे कलेक्ट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। यही रीजन है कि जो प्रीमियम आता है वो पूरा का पूरा उनके लिए रेवेन्यू नहीं माना था, उसमें तो सर्टेन अमाउंट उनको एक तरह से इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लास्ट में जो आपने टाइम दिया है इन्होंने कि आफ्टर 20 ईयर्स पॉलिसी होल्डर को हम 20 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड देंगे, 20 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इन्होंने गारंटी ली है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा इसी से आता है कि आपने जो प्रीमियम भरा है उस प्रीमियम को ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपके ब्याह पे ही, और उसी पैसे से जो पैसा आता है आपके बाद में मैच्योरिटी टाइम पे वो पैसा आपको रिटर्न किया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है जो कि सिर्फ प्रीमियम के भरोसे पे अपना काम नहीं कर रही, सिर्फ LIC के भरोसे पे, इंश्योरेंस के भरोसे पे काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करती हुई नजर आती है। बात करें कंपनी प्रोमोटर्स के बारे में, तो कंपनी प्रोमोटर्स पूरी कंपनी जो है एक तरह से LIC को पूरी तरह से जो ऑन करती है, जो रेगुलेट करती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, यानी कि 100% शेयर जो अभी तक होल्ड है वो गवर्नमेंट के पास, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास ही होल्ड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मैनेज करती हुई नजर आती है। अब डालते हैं नजर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे और साथ ही में उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में भी। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और करंट असेट्स यानी कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके ऊपर डाल देते हैं और जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्लस साथ ही साथ में जानेंगे कंपनी के रेवेन्यू कैसे हिसाब से जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए मार्केट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी तक हमें पता चल रहा था पिछले 3 साल से, स्टार्टिंग से अभी तक बात कर सकते हैं। 2019 में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग थी वो 1000 मिलियंस की थी, 1000 मिलियंस। लगातार 3 साल कंपनी ने एज इट इज मेंटेन करके रखी 1000 मिलियन से, कंपनी ने कभी अपनी शेयर होल्डिंग्स को बढ़ाया ही नहीं। लेकिन करंट ईयर में जिस साल इन्होंने इसकी IPO की लॉन्चिंग की बात हुई थी, उसी साल में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर कैपिटल बढ़ के हो गया 63,249 मिलियंस का, यानी कंपनी ने एकदम से अपने शेयर होल्डिंग को, शेयर कैपिटल को कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। अब ये शेयर होल्डिंग जो इंक्रीज हुई वो किस हिसाब से इंक्रीज हुई, क्योंकि कंपनी जब पहले
काम करती थी उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कंपनी पहले बेसिकली जो काम करती थी उसमें सारा का सारा प्रॉफिट, जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बचता था उसका लगभग 92 से 95% तक बात कर सकते हैं, यानी कि लगभग 95% अपना सरप्लस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी पॉलिसी होल्डर्स के अंदर में। यानी कि पॉलिसी होल्डर्स को एज ए बोनस, एज ए रिवॉर्ड, एज ए आप उसको कह सकते हैं प्रॉफिट, वो कहीं ना कहीं डिविडेंड देती हुई नजर आती थी। जो कि कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट का पार्ट था वो प्रॉफिट सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट देती थी। लेकिन इस साल से इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज किया। इस साल जो भी इनको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ना करके इस प्रॉफिट में से जो भी आपका रिजर्व सरप्लस था उसमें से अपना पार्ट डाइवर्ट किया और उसको एज अ शेयर होल्डिंग कैपिटल इंक्रीज करते नजर आए। तो इसी वजह से इस साल देखिए आपका रिजर्व सरप्लस जो पिछले साल 67,000 मिलियंस का था वो इस साल में घटकर रह गया 22,848 मिलियंस का। और इस साल का शेयर कैपिटल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो शेयर कैपिटल जो इंक्रीज हुई उसका सबसे बड़ा फंडा यही है कि ये कैलकुलेशन थी इन्होंने पहले जो कर रखी थी, अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पॉलिसी होल्डर्स के लिए एज ए रिवॉर्ड, एज ए बोनस, वो अब इन्होंने डिक्रीज किया और अपने ही प्रॉफिट को इन्होंने खुद ही अपने कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर लिया। उसकी वजह से इनकी कैपिटल बढ़ती है नजर आती है। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या दिखाता है? देखिए कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अगर नजर डालते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वो बेसिक सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए इंश्योरेंस कंपनी जो काम करती है उसका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो प्रीमियम कलेक्टेड ही होता है। तो हर साल कंपनी का जो प्रीमियम कलेक्टेड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मार्च 2019 की बात करें तो 34 लाख, मार्च 2020 की बात करें तो 38 लाख, एंड मार्च 21 की बात करें तो 40 लाख मिलियंस तक का कंपनी ने प्रीमियम जनरेट किया था। और अभी तक की बात करें लास्ट 6 मंथ्स की, तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर भी कंपनी का जो एक्चुअल में प्रीमियम जनरेट हुआ है वो 18,75,000 तक का जनरेट हुआ। लेकिन कंपनी के पिछले ओवरऑल से बात करें तो इस साल का जो प्रीमियम है वो डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का रीजन वही है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो मार्केट में आ चुके हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो आ चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं इसके जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एलआईसी के प्रीमियम्स के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आता है। बात करें कंपनी के एग्जैक्टली प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी का एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या है उसको भी बार देख लेते हैं। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट था बेसिकली वो इस साल थोड़ा सा आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। रीजन वही है सेम कि प्राइवेट प्लेयर्स ने थोड़ा सा इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट लास्ट ईयर तक था वो लगभग आप कह सकते हैं कि 49,83,000। उसके नेक्स्ट ईयर मार्च 20 की बात करें तो 54 लाख, एंड मार्च 21 की बात करें तो 61 लाख। और अभी की बात करें इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 6 मंथ्स में लगभग 31 लाख रुपीस तक का इन्होंने प्रॉफिट अभी तक अपना बुक किया। सरप्लस इसे कहते हैं लोग, तो सरप्लस कहीं ना कहीं कंपनी बुक करती हुई नजर आती है। तो कंपनी का ओवरऑल सरप्लस भी ठीक है, लेकिन इनके प्रीमियम कलेक्शन में थोड़ा सा इम्पैक्ट नजर आ रहा है और यही थोड़ा सा नेगेटिविटी डालता है कि एलआईसी का जो आईपीओ है मार्केट में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस शायद ना कर पाए जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में हम इसके अंदर पैसा लगाएंगे, हमारा 15,000 रुपये लगेगा आईपीओ के अंदर में और हम रातों रात हो सकता है इसके अंदर 50,000 लिस्टिंग वाले दिन ही या फिर 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद लगाना हमारे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस शो करता है कि मार्केट में आपको 15,000 के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। एलआईसी का पॉलिसी आ रही है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, तो ये नहीं कि आप लोग सिर्फ 15,000 रुपये लगाएंगे और 15,000 के आपको विद इन 1-2 डेज के अंदर 1 लाख रुपए तक होते नजर आते हैं। कई कंपनियां ऐसी भी जिनका नाम बहुत मार्केट में फेमस था लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें गिरती नजर आती। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने आईपीओ के अंदर अपना हाथ आजमाया है और वो जिन्होंने आईपीओ अप्लाई किए वो आज लोग बर्बाद बैठे हुए, उनके पैसे आज डूब चुके हैं, तो आधे हो चुके हैं, किसी किसी कंपनी में तो 30% तक उनके चले गए, यानी कि 70% का लॉस कहीं ना कहीं उन्होंने बुक करा है आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है आप लोग खुले दिल से लगा दीजिए, लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्क हमें अभी भी नजर आता है क्योंकि कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही जितना पिछले लास्ट 50 ईयर से करती नजर आ रही। 50 साल से कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन अब जब से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आई हैं इनके बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि थोड़ा सा ये लोग अभी तक इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ में इनका बिजनेस मॉडल है वो इन्वेस्टमेंट प्लान का, वो कहीं ना कहीं इनके प्रीमियम्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यूज के बारे में कि कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करती नजर आती है।
देखिए LIC के पास पैसे की कमी तो किसी के पास, सबको पता है कि LIC के पास पैसे की कमी नहीं है। मार्केट में सब जानते हैं कि LIC कंपनी के पास में किसी भी तरह के फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको फंड किस लिए चाहिए? बेसिकली सबसे बड़ी बात क्या है? लिस्टिंग इन द इक्विटी शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। उनका सिर्फ मेन पर्पस जो है वो एक ही है कि वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि सारी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं। तो इनका भी पर्पस ये है कि हम भी एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी प्लस साथ ही साथ में लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं। तो उनका सिर्फ पर्पस, मेन मोटिव जो है वो एक ही है कि लिस्टिंग अपनी शेयर्स की मार्केट में करवा लें एंड टू कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल। लगभग आप मान सकते हैं 31 करोड़ रुपीस का मार्केट में IPO लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट के अंदर IPO, 31 करोड़ रुपीस का IPO मार्केट के अंदर आना बहुत बड़ी पोटेंशियल दिखाता है कंपनी के अंदर में। अब बात करते हैं कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कंपनी की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं। तो IPO की स्टार्टिंग जो होगी, बिडिंग की स्टार्ट होगी, वो होगी 4 मई से। आप 4 मई से बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बिडिंग जो लगेगी वो 9 मई के पास में लगेगी आके, यानी कि आप 4 मई से लेकर 9 मई तक के बीच में इस IPO के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाल सकते हैं। बात करें अलॉटमेंट के बारे में, तो कंफर्मेशन जो आपको मिलेगा अलॉटमेंट का वो मिलेगा 12 मई को, यानी कि 12 मई को इसका कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपके रिफंड भी इनिशिएट होंगे 13 मई को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये आपके शेयर अकाउंट में दिखाएगा 17 मई के लिए, यानी कि आप जो ट्रेडिंग कर सकते हैं वो 17 मई के बाद से इसके अंदर ट्रेडिंग, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा वो 17 मई के बाद में उसके ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं। और जिनको अलॉटमेंट मिल गया वो अगर लिस्टिंग गेन के टाइम पे निकलना चाहें तो लिस्टिंग के साथ में, यानी कि 17 मई को ही आप इसको मार्केट में, ओपन मार्केट के अंदर बेच भी सकते हैं। बात करें कंपनी के प्राइस के बारे में, तो प्राइस बैंड जो रखा गया है वो मार्केट का जो शेयर प्राइस है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, लेकिन आपको ये दिया जाएगा प्रीमियम पे। और प्रीमियम कितना रखा गया है? लगभग 930 रुपीज़। लोअर बैंड जो रखा गया है 902 रुपीज़ का रखा गया है, और अपर बैंड जो है 949 रुपीज़ का रखा गया है। तो अगर फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो लगभग आप मान सकते हैं कि लोअर बैंड पे 890 रुपये का प्रीमियम आपसे कंपनी चार्ज कर रही है, और अपर बैंड पे 939 रुपये, 939 रुपीज़ का प्रीमियम कंपनी आपसे मांग रही है, जो कि एक तरह से किसी भी तरीके से ओवर वैल्यूड हमें नज़र नहीं आता। कंपनी बहुत बड़ी है, मार्केट में इसका नाम भी बहुत अच्छा है, तो इतना प्रीमियम तो कंपनी के लिए बनता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने शेयर्स रहने वाले हैं। 15 शेयर्स का ये लॉट रहेगा, ठीक है, 15 शेयर्स का लॉट रहेगा। और अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसी प्राइस पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है 949 पे, तो 15 शेयर्स का आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो लगभग आप मान सकते हैं कि 14,235 रुपीज़, यानी कि 14,235 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप इसके अंदर एक अलॉटमेंट या फिर एक लॉट के लिए अलॉटमेंट अप्लाई करना चाहते हैं। एक बिड के लिए आपको कम से कम 14,235 रुपये अपर बैंड के हिसाब से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्काउंट के बारे में कि मार्केट में इसके अंदर डिस्काउंट कितना मिलने वाला है आपको। तो देखिए, जो रिटेल कैटेगरी के लोगों के लिए डिस्काउंट रखा गया है वो लगभग रखा गया 45 रुपीज़ का। रिटेल कैटेगरी यानी कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपको जो प्राइस मिलेगा, शेयर मिलेगा 949 माइनस 45 रुपीज़, 904 रुपीज़ पे आप इसके अंदर बिड लगा सकते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए। HNI के लिए, QIB के लिए ये डिस्काउंट अप्लीकेबल नहीं रहेगा। एम्प्लॉयज़ का डिस्काउंट भी सेम ही रहने वाला है, यानी कि एम्प्लॉयज़ एंड रिटेल, जैसे कि आप या हम सब लोग होते हैं, उनके लिए प्राइस रखा गया है 904 रुपीज़ का। और जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है 60 रुपीज़ पर शेयर का। तो यानी कि आपको, अगर आपके पास ये पॉलिसी है, इसकी LIC की आपने पॉलिसी को ले रखी है, तो आप अगर इसके अंदर अलॉटमेंट अप्लाई करते हैं, आप इसके IPO के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो ये शेयर आपको पड़ेगा, एक शेयर 949 माइनस 60 रुपीज़ अगर कर देते हैं तो 889 रुपीज़ पर शेयर, मल्टीप्लाई कर देते 15 लॉट से, तो 13,335 रुपये का आपको एक लॉट मिलेगा अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं। कंडीशन लेकिन यही है कि आपका पैन जो है वो लिंक होना चाहिए आपकी पॉलिसी से। अगर आपने इसकी पॉलिसी पहले से ले रखी है और आपका पैन उस पॉलिसी से लिंक्ड है तो आप इसके अंदर 60 रुपीज़ का डिस्काउंट पर शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 13,335 रुपीज़। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया गया मार्केट में, जो कि एक
अच्छा डिस्काउंट दिखा था कंपनी की तरफ से भी, प्लस रिटेलर्स के लिए भी डिस्काउंट है 45 रुपीज़ का। HNI QIB के लिए सेम प्राइस रहने वाला है 902 रुपीज़ से लेकर 949 रुपीज़ का अपर ब्रांड। लास्ट बात करते हैं कंपनीज की होल्डिंग्स के बारे में। कंपनीज की होल्डिंग कितनी थी और कितने परसेंट तक की अभी तक ये होल्डिंग अपनी मार्केट में निकाल के आ रहे हैं। तो देखिए अभी तक प्री इशू की बात करें तो 100% शेयर्स जो थे वो प्रोमोटर्स के पास में थे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इसके शेयर्स अभी तक रखे हुए थे। लेकिन अभी जो मार्केट में फिलहाल उन्होंने जो शेयर्स इशू करे हैं आईपीओ के थ्रू लेके आ रहे हैं, वो 3.5% अपनी होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं, यानी कि 3.5% की रिलीज कर देंगे। तो इसके बाद में जो पोस्ट होल्डिंग बचेगा, पोस्ट इशुएंस ऑफ द आईपीओ इशू होने के बाद में लगभग कंपनी के पास में 96.5% की होल्डिंग इनके प्रमोटर्स के पास में रहने वाली है। 3.5% की होल्डिंग अपनी जो है वो रिलीज कर रहे हैं ओपन मार्केट के अंदर में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने परसेंट तक का लिस्टिंग गेन हो सकता है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं तो देखिए डेफिनेटली कहता हूँ कि कंपनी इतनी बड़ी है, प्लस हम लोगों ने इसके रिजल्ट्स भी देख लिए, प्लस फाइनेंशियल्स भी देख लिए, तो कंपनी को कोई टक्कर नहीं दे सकता मार्केट में। सबसे नंबर 1 फर्स्ट जो नाम आता है LIC के इंश्योरेंस के बारे में, वो कहीं ना कहीं LIC का ही आता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँ कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म इसके अंदर डालना चाहिए। अलॉटमेंट अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो भी आप अगर ओपन मार्केट से भी लेना चाहें तो ओपन मार्केट में भी इसका शेयर आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसके अंदर नुकसान होने वाला है। लिस्टिंग गेन के लिए भी बहुत अच्छा आईपीओ है। लिस्टिंग के टाइम पे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, लगभग 20% तक का लिस्टिंग गेन पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। प्लस अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं, मार्केट में शेयर होल्ड करके रखते हैं लगभग 1 से 2 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा डबल या ट्रिपल तक हो सकता है। 900 रुपये का शेयर है, अगर आप इसको अप्लाई करके होल्ड कर लेते हैं, 15,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 साल के बाद में हो सकता है कि ये पैसे आपको 50,000 या 60,000 तक आपको दे सकता है, क्योंकि 2 या 3 टाइम्स तो आपको मल्टीप्लिकेशन मिल ही जाएगा। कंपनी इतनी बड़ी है तो डाउट क्रिएट नहीं होता है, कंपनी कहीं भी तरह से फ्रॉड में कहीं आज तक नहीं फंसी है। तो इस कंपनी के अंदर मेरे सजेशन के हिसाब से आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। साथ में जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या फिर जो सोच रहे हैं कि नहीं अभी हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ओपन मार्केट से ले लेंगे, तो मेरे सजेशन से आप लोग अप्लाई करिए। लिस्टिंग के दिन पे निकलना चाहे तो लिस्टिंग गेन पे निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे ही शेयर मार्केट में ओपन मार्केट में बेच दीजिए। देखिए 15 शेयर का लॉट है, लिस्टिंग वाले दिन पर अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो उसमें से 10 शेयर्स तक आप एग्जिट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कवर होती हुई नजर आएगी। आपकी जो कॉस्टिंग है वो पूरी आ जाएगी, आपके पास में जितना आपने इन्वेस्ट किया वो सारा आ जाएगा, एंड आपके 5 शेयर जो हैं वो मार्केट में फ्री हो जाएंगे। तो 5 शेयर को आप इन्वेस्ट करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये 5 शेयर आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी दे सकते हैं, और जो लोग पोटेंशियल रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का, उनके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप 15 शेयर का अगर आपको लॉट मिलता है तो पूरे के पूरे 15 शेयर आप होल्ड करिए और अच्छा खासा बेनिफिट मार्केट से उठाइए। तो होप आप लोगों को डेट्स भी क्लियर हो गए होंगी, प्लस आपके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।